हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा। अगर मैं बात करूं जीके जीएस में, पर्टिकुलर जीके जीएस में, यानी कि नॉन टेक्निकल के पार्ट जीके जीएस में, तो हमने जो है जितने भी आपके मिसलेनियस पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फेयर एंड फेस्टिवल, फोक डांस, क्लासिकल डांस, आपका क्या बोलते हैं कौन सा स्कीम निकला, अवार्ड्स, उसके बाद ऑथर एंड बुक्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं मिसलेनियस वाले, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके एसएससी जेईई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उन्हें हमने कंप्लीट किया, चाहे वो इंडियस वैली सिविलाइजेशन हो, या फिर क्या बोलते हैं आपका हड़प ये हो वैदिक सिविलाइजेशन हो, या फिर गुप्ता पीरियड की बात हो, या फिर मगध एम्पायर की बात हो, इन सभी पॉइंट्स रिलेटेड हमने बात की। और अब से हम शुरू करने वाले हैं मेडिवल इंडिया को, मेडिवल हिस्ट्री को चालू करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक और बेहतर डायरेक्शन में, एक और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं अपने मेडिवल इंडिया की, इससे पहले मैंने आपको एंशिएंट जो भी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो आई होप कि आपने उन्हें कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर हम आप बात करें मतलब इस वीडियो में, तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्या बोलते हैं, जो भी हमारे इन्वेजन हुए थे मेडिवल इंडिया के शुरुआत में, जो भी हमारे इन्वेजन हुए थे, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, ठीक है, इनके बारे में। उसके बाद हम चालू करेंगे अपने दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत में हम स्लेव डायनेस्टी और जो है क्या बोलते हैं ये खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जब हमारा मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो रहा था, जब हमारा मतलब क्या बोलते हैं मध्यकालीन समय आ रहा था, तो उस समय जो है कुछ राजपूत डायनेस्टी अवेलेबल थी। उस समय क्या थी, कुछ राजपूत डायनेस्टीज थी जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ने मिलता है, ठीक है। बट एज सच उनसे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं बनते, तो इसलिए हम यहाँ पे उनके बारे में बात नहीं करने वाले उतना ज़्यादा। बट हाँ, उनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन थे। तो राजपूत डायनेस्टीज की बात करें तो 9th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी एडी तक जो है ये लोग थे। और चौहान्स ऑफ अजमेर, सोलंकी ऑफ गुजरात, चंदेल ऑफ खजुराहो, उसके बाद गढ़वाल ऑफ कन्नौज और तोमर ऑफ दिल्ली, ये कुछ जो है राजपूत थे, ठीक है, उस समय के, जिनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और अगर हम इसके बाद बात करें तो हम पढ़ने वाले इन्वेजन ऑफ इंडिया, यानी कि किस तरह से जो है हमारे इंडिया में जो है आक्रमण हुए और धीरे धीरे करके हमारे इंडिया को जो है एक नया क्या बोलते हैं पूरा साम्राज्य मिला, ठीक है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले 1001 से, ठीक है, सबसे पहले 1001 में जो है हमारे मोहम्मद गजनी, हमारे नहीं दूसरे के, मोहम्मद गजनी जो था, ठीक है, जो महमूद गजनी था वो आया, ठीक है, अफगानिस्तान का बेसिकली वो रहने वाला आदमी था, अफगानिस्तान का बेसिकली रहने वाला था, वो आया और उन्होंने जो है टोटल 17 रेड्स की थी, यानी कि हमारे भारत को जो है उन्होंने 17 बार जो है लूटा था, 17 बार जो है उन्होंने आक्रमण किया था। और जो उनका सबसे जो कहते हैं कि जो सबसे इफेक्टिव, जो सबसे भारी जो लूट था वो था 15वां रेड, ठीक है, जो था 15th रेड, जो कि 1025 में किया गया था। और इसमें जो है सोमनाथ मंदिर जो था हमारा, उसके बारे में जो है उससे रिलेटेड जितने भी लूट हुई थी इस रेड में हुई थी, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। और इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अल बेरूनी ने, किसने, अल बेरूनी ने अपने किताब में लिखा है, किताबुल हिंद में, ठीक है, इसमें किताब उल हिंद में, या फिर आप कह सकते हैं तहकीके हिंद में, ठीक है। तो इन किताबों में जो है इसके बारे में लिखा गया है कि किस तरह से जो है इन्होंने भारत को लूटा 1001 से लेकर 1030 तक। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1030 एडी में ही हुई। और इन्होंने टोटल 17 बार रेड की थी और 1025 में जो है सबसे बड़ा रेड सोमनाथ मंदिर वाला हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो वह है मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गजनी ने लूट चुका, अब बारी थी मोहम्मद गौरी की। तो इन्होंने भी बेसिकली अगर हम कहें तो मोहम्मद गौरी जो है 1175 से लेकर 1206 एडी तक जो है क्या बोलते हैं अवेलेबल था, मतलब उन्होंने इन्वेशन किया, वो भारत में जो है आक्रमण करते रहे। और ये जो है क्या बोलते हैं सोलांकीज से, मतलब सबसे पहले जब इन्होंने शुरुआत में जो है आक्रमण किया था तो उस समय जो है सोलांकीज के जो राजपूत थे ना मेरे भाई, गुजरात के सोलांकीज के जो राजपूत थे, उन्होंने जो है इन्हें जो है डिफीट किया था, ठीक है, उन्हें डिफीट किया था। और इसके बाद जो है के बाद और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होता है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होता है, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, कोई भी एजेई एग्जाम हो, बैटल ऑफ तराइन पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर से ध्यान में रखें।
1191, ठीक है, 1191 में जो है ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तराइन, जो किसके बीच में हुआ था, जो हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। और पहला जो बैटल हुआ था तराइन का, उसमें जो है पृथ्वीराज जो थे उन्होंने जो है गौरी को हरा दिया था, पृथ्वीराज ने मतलब जीत गए थे पृथ्वीराज जी। और उसके बाद जो है इन्हें पृथ्वीराज थर्ड भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें पृथ्वीराज थर्ड भी कहते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी कहते हैं, जो कि हमारे चौहान ऑफ अजमेर जो हमने पढ़ा था उनके मतलब वो राजपूत थे। और अगर हम बात करें तो ये 1191 AD में हुआ था। और उसके जस्ट एक साल बाद हमारा सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जो कि फिर किसके बीच में होता, गौरी और पृथ्वीराज, यानी पृथ्वीराज और गौरी के बीच में होता। लेकिन इसमें गौरी और मतलब गौरी जीत गए और पृथ्वीराज जो है कहीं ना कहीं जो है वो हार गए ड्यू टू क्या बोलते हैं इंटरनल रिलेशनशिप, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है इसका जो हार का रीज़न था वो कहीं ना कहीं जो है जो भी हमारे राज्य थे उस समय उनके बीच में जो इंटरनल रिलेशनशिप थे वो बढ़िया नहीं बने थे। और सिर्फ एक साल में जो है कहीं ना कहीं जो है पृथ्वीराज जी ने मतलब इन साल के बीच में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँ तो 1191 से 1192 के बीच में ये जो टाइम था ना मेरे भाई, इस टाइम में जो है बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े पृथ्वीराज चौहान को अपने अगल बगल के राज्यों से, अगल बगल के राज्यों से नहीं, मतलब सिर्फ एक ही राजा थे जयचंद करके, उनसे उन्हें कई बार युद्ध करना पड़ा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है उनकी मतलब वो एक मतलब उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाए इस बैटल के लिए। और उनका जो जो भी जन धन था या फिर जो भी सैनिक थे वो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ हानि हुआ होगा उनका, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे वो उस लेवल का बैटल नहीं कर पाए जिस लेवल का इन्होंने यहाँ पे किया। और इन्होंने यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कि इन्होंने जो है गौरी को जीवित छोड़ दिया। अगर ये जीवित नहीं छोड़ते तो कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत है वो नहीं देखने को मिलता, ठीक है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती, क्योंकि आगे चल के गौरी जो है वही दिल्ली सल्तनत को जो है स्थापित करता है। तो कुछ गलतियां हुई थी। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ 1192 AD में, जिसमें जो है गौरी जीत गया पृथ्वीराज को। और इसमें क्या हुआ था ना, इसमें जो पृथ्वीराज था वो हार गया ड्यू टू बिट्रेयल ऑफ जयचंद, जो कि जयचंद था उसके धोखेबाजी की वजह से जो है कहीं ना कहीं उसके दोगलेपन की वजह से जो है पृथ्वीराज जी है वो हार गए। और उसके बाद 1194 AD में, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ 1192 में जो है आपका जो गौरी था वो पृथ्वीराज जी को जो है क्या बोलते हैं बंदी बना के लेके गया अफगान, ठीक है, अफगान लेके गया। उसके बाद जो है वहाँ पे उन्होंने जो है फिर क्या बोलते हैं इसकी गौरी की जो है मतलब पृथ्वीराज जी ने जो है हत्या कर दी, ठीक है, अपने शब्दभेदी बाण से, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। और उसके बाद 1194 में अगर बात करें तो 1194 AD में बैटल ऑफ चंदावर हुआ, जिसमें गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया, जो कि बिट्रेयल था, जो कि एक धोखेबाज था। उसके बाद इन 1206 में अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया 1206 में जो गौरी है मतलब देखिए यहाँ पे दो गौरी थे, ठीक है, बहुत लोग नहीं बता पाते, बट मैंने क्योंकि कल मैंने इसके बारे में देखा पढ़ा तो मुझे पता चला कि दो गौरी थे, ठीक है। जो गौरी थे वो दो भाई थे, ठीक है, एक गयासुद्दीन गौरी करके था और एक और उसका मतलब एक बड़ा भाई था एक छोटा भाई था, ठीक है। तो जब बड़ा भाई था वो हमेशा जो है राज शासन संभालता था, यानी कि वो जो है अफगान में रह के सिर्फ राजपाट का काम करता था। और जो छोटा भाई है वो बैटल्स करता था और बैटल्स में जो भी वो राज्य जीतता था, ठीक है, जो भी राज्य जीतता था वो लाके यहाँ पे मतलब ये कर देता था, दे देता था, ठीक है। तो इस तरह से करके ये लोग अपना सिस्टम चलाते थे। तो हुआ ये कि जो गौरी जी मतलब जो पृथ्वीराज थे उन्हें जो है मतलब छोटे वाले गौरी ने क्या किया क्या बोलते हैं बंदी बना के ले जाके इनके शासनकाल में छोड़ दिया मतलब इनके पास। और यहाँ पे जो है इनके जो दोस्त थे चंद्रबरदाई, ठीक है, इनके जो दोस्त थे क्या बोलते पृथ्वीराज के चंद्रबरदाई, उन्हें भी बंदी बनाया गया था। तो इन दोनों ने मिलकर, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है चंद्रबरदाई के हेल्प से पृथ्वीराज जी ने जो है बड़े वाले गौरी की हत्या कर दी। और फिर उसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे को आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब गौरी और चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने जो है ये सभी घटनाएं जो हैं वो पृथ्वीराज रासो में जो है लिख कर मतलब गए हैं, ठीक है। इसमें जो है इन सभी चीज़ों के बारे में अवशेष मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर जो है हमारा जो छोटा वाला गौरी था वो फिर से एक बार इंडिया में आता है, ठीक है, फिर से इन्वेजन के लिए आता है। और उस समय जब वो आता है तब जो है हमारे जो क्या बोलते हैं ये थे जाट्स थे, ठीक है, कुछ जाट्स थे जिन्होंने जो है उस गौरी को भी मतलब ख़त्म कर दिया बैटल के दौरान, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो रिटर्न बाय चंद्रबरदाई, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। और मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड। इसके बाद मोहम्मद गौरी जो था उस समय उसने क्या किया था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है एज अ गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है अपॉइंट किया था, जो कि इसी का क्या था स्लेव था, क्या कह सकते हैं आप उसको, हाँ स्लेव ही कह सकते हैं, गुलाम था, ठीक है, क्या था गुलाम था। और इसे ही जो है मोहम्मद गौरी ने फिलहाल के लिए जो है गवर्नर बनाया था दिल्ली में। लेकिन इसके बाद इसकी हत्या हो जाती है तो ओवरऑल जो है सल्तनत जो मतलब ये सत्ता था क्या बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ जाता है। और यहीं से जो है हमारा दिल्ली सल्तनत चालू होता है 1206 से लेकर 1526 AD तक, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो आपका दिल्ली सल्तनत था
यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत होता है। बेसिकली जो है दिल्ली सल्तनत में 5 जो है क्या बोलते हैं डायनेस्टीज बनी, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वह हमारा स्लेव डायनेस्टी, जो कि कब से कब तक चला, जो कि 1206 से लेके 1290 तक चला, ठीक है, 1206 से लेके 1290 एडी तक चला। और इसमें जो है सबसे पहला जो मतलब इसका फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मतलब लाहौर से जो है इस पे रूल करता था, मतलब वो लाहौर पे रह के यहाँ का मतलब शासन चलाता था। और ये जो है इसने एक इक्ता सिस्टम भी लागू किया था, जिस इक्ता सिस्टम का जो हेड होता है इस सिस्टम का, उसे हम मुक्ति कहते हैं। और इसमें जो है मिलिट्री कमांडर को जो है ज़मीनें दी जाती थी, ठीक है। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसे जो है लाख बख्श भी कहते थे, क्योंकि ये खुद भी एक गुलाम था, तो इसे मालूम था कि गुलामी क्या होती है। तो इसलिए जो है ये बेसिकली मतलब इसने गरीबी बहुत पास से देखी थी, तो ये जो है आए दिन जो है आपके ये मतलब जो दान पुण्य होता है वो करते रहता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। और ये जो है 1210 में मतलब इनकी मृत्यु हुई पोलो खेलते हुए, ठीक है। ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि किस जो है शासक का जो है मृत्यु पोलो खेलते हुआ, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ। और इनके द्वारा जो है 2-3 स्ट्रक्चर्स भी है जो बनाए गए थे, तो उनमें अगर हम बात करें तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में बनाया गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन है वो भी इन्होंने ही डाला था, आप नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि इन्हीं के नाम पे रखा गया है वो, ठीक है। तो ये बात कर ली। इसके बाद हमारा अगला है मतलब क्या बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इनका ही गुलाम इल्तुतमिश, ठीक है, 1211 से लेकर 1236 तक जो है शासन करता है। और इसने ही जो है क्या किया, इसने ही दिल्ली सल्तनत में जो है बंगाल को भी शामिल कर लिया। और इसके बाद 1221 में करके, ठीक है, 1221 में चंगेज़ खान के बारे में आपने सुना होगा। चंगेज़ खान ने जो है इंडिया पे अटैक किया था, जिसे जो है इल्तुतमिश मतलब जिसमें इल्तुतमिश ने बहुत अच्छी तरह से युद्ध किया और इंडिया को सेव किया, बचाया। और इसके बाद ही स्टार्टेड सिल्वर कॉइन कॉल्ड टाका, और इनके द्वारा जो है चांदी के सिक्के चलाए गए, जैसा कि हम पढ़े थे। अब सोचिए जब हम पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं गुप्ता पीरियड में, तो हमने जाना था कि हम क्या सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे चांदी के सिक्के हो गए, और ये इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें टाका कहा जाता था। और इल्तुतमिश फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स कॉल्ड एज चहलगानीज, ठीक है। और इल्तुतमिश ने जो है एक ग्रुप बनाया था 40 टर्किश नोबल्स का, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 40 सलाहकारों का। और इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था चहलगानी, ठीक है। इसके बाद जो है इनके बाद मतलब कि इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी राजिया सुल्तान जो है शासनकाल में आई, मतलब शासक बनी। और 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने अपना शासनकाल चलाया। और ये जो है मतलब नॉमिनेटेड की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, मतलब कि इल्तुतमिश ने खुद ने कहा था, वैसे इनका बेटा था इल्तुतमिश का, बट इन्होंने खुद ने कहा था कि नहीं मेरी बेटी को जो है शासनकाल मिलना चाहिए, क्योंकि बेटा उस लायक था नहीं, ठीक है। और ये जो है पहली ऐसी शासक थी जो कि इलेक्टेड थी, मतलब कि जिन्होंने जो है जिन्हें फुल सपोर्ट था पब्लिक का। और ये जो है इनके पास सभी एबिलिटीज़ थी रूलर्स के, मतलब कि शासक मतलब किसी शासक के जितने भी गुण होते हैं इनके पास था, बस इनमें एक कमी थी कि ये एक वुमन थी। और इसके बाद इनकी जो शादी हुई थी वो अल्तुनिया से हुई थी, और 1240 में जो है इनका मर्डर कर दिया गया था जब ये ट्रैवल कर रहे थे तब, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद बहुत सारे हमारे मतलब स्लेव डायनेस्टी में बहुत सारे ये आए शासक आए, बट ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया और वो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाए, मतलब बहुत जल्दी जल्दी 2 साल 3 साल करके मतलब चेंज होते गया। उसके बाद हमारा जो है गयासुद्दीन बलबन आया, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन आया 1266 से लेकर 1287 तक। और इसने जो है काफ़ी मतलब ये किया, क्या बोलते हैं, जो स्लेव डायनेस्टी था उसे काफ़ी अच्छे तरह से संभाला, शासनकाल काफ़ी अच्छे तरह से संभाला। क्या किया इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन सिस्टम कोर्ट मैनर, ठीक है। इन्होंने जो है अपने राज दरबार में जो है जितने भी पर्शियन सिस्टम्स होते थे उन्हें इंट्रोड्यूस किया। और इसके साथ साथ इन्होंने सिजदा को भी चालू किया। सिजदा मतलब होता है कि आप जो है राजा के सम्मान में झुक रहे हैं, तो इस चीज़ को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने नवरोज़ करके एक फेस्टिवल को चालू किया, ठीक है, एक नवरोज़ करके फेस्टिवल को चालू किया जिसका मतलब होता है न्यू ईयर। और इसके बाद बलबन इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट दीवाने अर्थ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है एक अपनी स्टैंडिंग आर्मी, एक आर्मी के डिपार्टमेंट को भी इस्टेब्लिश किया, ठीक है, जिसे ये दीवाने अर्ज कहते थे। और ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने जो है आर्मी अपनी मतलब खड़ी की थी, अपनी खुद की एक आर्मी खड़ी की थी। और इसके बाद ही गिवन पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन अगेंस्ट रिबल। और इन्होंने जो है विद्रोह के खिलाफ, ठीक है, जो भी विद्रोह हो रहा है उसके खिलाफ क्या बोलते हैं पॉलिसी दी थी ब्लड एंड आयरन की। मतलब ब्लड मतलब होता है डेथ सेंटेंस, यानी कि मार दिया जाए या फिर कारागार में भेज दिया जाए, जेल में। ब्लड मतलब डेथ सेंटेंस और जेल मतलब आयरन, ठीक है। और यही जो थे हमारे कहीं ना कहीं लास्ट शासक थे स्लेव डायनेस्टी के। इसके बाद जो है हमारा स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाता है, और इसके बाद जो है हमारे मतलब क्या बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी शुरू होता है। तो इन 1287 ही डाइड एंड स्लेव डायनेस्टी ओवर। लेकिन वैसे देखा जाए तो हमने पढ़ा क्या 1290 तक, मतलब कि इसके बाद भी एक ये आया था, क्या बोलते हैं
87 के बाद भी एक रूलर आया था, बट ऐसा उसने भी कुछ ऐसा काम नहीं किया, ठीक है। तो 90 में वो भी मतलब रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा, तो खिलजी डायनेस्टी के द्वारा। और यहाँ पे आप देखिए खिलजी डायनेस्टी चला है 1290 से लेके 1320 तक, कितने समय तक, 1290 से लेके 1320 तक। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी थे। और ही डिप्यूटेड अ गवर्नर अलाउद्दीन खिलजी एट इलाहाबाद, ठीक है। और इन्होंने जो है एक गवर्नर को रखा था, ठीक है, एक गवर्नर को रखा था अलाउद्दीन खिलजी नाम का, ठीक है, जिसे जो है इन्होंने इलाहाबाद का गवर्नर बनाया था। और जो कि 1296 से लेकर 1316 तक जो है वहाँ पे था शासनकाल में। और ही फाउंडेड कॉजेज ऑफ रिवोल्ट्स। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, वो जो है उसने पता किया कि रिवोल्ट्स के क्या कारण है, ठीक है, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी अमंग नोबल्स, इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम, सोशल गैदरिंग, प्रेवेलेंस ऑफ लिक्योर, इन सब चीज़ों को ऐसे जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं रिवोल्ट हो रहे थे, दंगा फिसाद हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद एज अ रिजल्ट, ठीक है, इन्होंने जो है कुछ क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस को पास किया, कुछ नियमों को लगाया, जिसके थ्रू जो है ये दंगा फिसाद क्या हो गया, कम हो गए। जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसमेंटल ऑफ एकता सिस्टम को हटा दिया, और नए स्पाइस को रिक्रूटमेंट किया, नो सोशल गैदरिंग, जो भी गैदरिंग्स होती थी उनको बंद कर दिया, और लिक्वर जो आपका शराब है उसे बैन कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म्स भी लाए, ठीक है। ऑब्वियसली इनका ये जो मतलब कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनका जो ट्रेड था ना, जो ट्रेड का सिस्टम था, जो बाजार को काफ़ी अच्छी तरह से वो समझते थे। तो मार्केट रिफॉर्म्स में जो है उन्हें मार्केट रिफॉर्म भी लाए, जिसमें दीवाने मुश्ताक जो है, दीवाने मुश्ताक राज, ठीक है, दीवाने मुश्ताक राज, उल्टा पुल्टा नाम है, दीवाने मुश्ताक राज, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता था, इसके थ्रू रिकवरी ऑफ ऑल लोन्स एंड क्या बोलते हैं, रिकवरी ऑफ ऑल लोन्स एंड एरियर्स, ठीक है। यानी कि इस क्या बोलते हैं, इस रिफॉर्म के अंतर्गत, ठीक है, इस रिफॉर्म के अंडर में जितने भी आप लोन लेते हैं उन्हें आपको जो है सूद समेत फिर से देना होता है, ठीक है, सभी चीज़ों को। और अगर आप नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है उसके लिए पनिश किया जाएगा, ये इस रिफॉर्म में बताया जाता था। उसके बाद ही इस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया अम्पायर, सो इज ऑल्सो नोन एज सिकंदर सानी, बिकॉज ही वांटेड टू कंकर द होल वर्ल्ड, ठीक है। ये जो थे इन्होंने अखंड भारत का निर्माण भी किया था। इन्होंने मतलब जितने भी पूरा भारत है लगभग पूरे भारत, मतलब पूरा भारत पे जो है राज करने की कोशिश की थी, और किया भी था एक तरह से आप कह सकते हैं। और इनका पूरा सपना था कि ये पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड पे राज करें, इसलिए इन्हें जो है सिकंदर सानी से नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सम कंपाइंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि क्या कुछ ऐसे युद्ध थे या फिर आंदोलन थे जो इन्होंने चलाए थे, तो वो था सबसे पहला अगर हम बात करें तो गुजरात में चला गया था इनके द्वारा 1299 में। उसके बाद चित्तौड़ या फिर कैपिटल, जो कि कैपिटल ऑफ मेवाड़ था, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे भी जो है इन्होंने जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि युद्ध छेड़ा था, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक पद्मावत करके बुक है, जिसमें बहुत बेहतर तरीके से ये सभी चीज़ें, जो ये इंसिडेंट है इसके बारे में बेहतर तरीके से बताया गया है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी, क्या मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो है इस बुक को लिखा गया है, इसमें बताया गया है ये सभी चीज़ों को। और इसके साथ साथ अमीर खुसरो जो कि इन्हीं के दरबार में रहते थे, जो कि हिंदी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए हैं, और इन्हें तोताए हिंद भी कहते हैं, जिन्होंने तबला और सितार का इन्वेंशन किया था। इन्होंने जो है हिंदी लैंग्वेज में बहुत बड़ा योगदान दिया था कहीं ना कहीं मतलब इस पीरियड में, और ये इन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मेनली 3 मुस्लिम्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था हिंदी लैंग्वेज में, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी और अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। इन तीनों लोगों का जो है बेसिकली बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, ठीक है। इनके बारे में आपने हिंदी लैंग्वेज मतलब हिंदी में भी पढ़ा होगा, जब आप हाई स्कूल में हिंदी में पढ़ते होंगे तब भी आपने इनका नाम सुना होगा। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था, मतलब काफ़ी क्या बोलते हैं बुक्स लिखी थी हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद अगर हम बात करें उर्दू लैंग्वेज की, तो उर्दू लैंग्वेज एक इंडियन लैंग्वेज ही है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज पे बेस्ड है, और ये जो है डेक्कन में इसका ओरिजिन हुआ था, और ये जो है खिलजीज के टाइम पे ही जो है डेवलप किया गया था और बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमने कुछ बात कर ली क्या बोलते हैं इसमें दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में। और अब जो है हम जो 3 डायनेस्टीज बचे हुए हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है मैं उन जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें जो है अगले वीडियो में क्लियर आउट कर दूंगा। और आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो सके। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े, तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।